हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया की यूनिट 2 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजीकरण और असंगठित और संगठित श्रम। फ्रेंड्स, चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है, आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बट आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और जो भी यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इन शब्दों को ध्यान में रखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। इससे आपको पूरी तरह ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में कुछ बातें लिखकर भी आ सकते हैं। इसके लिए आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया था। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की, इसकी मीनिंग की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दो प्रणालियों पूंजीवाद एवं समाजवाद का समावेश होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों प्रणालियों की विशेषताओं का सह अस्तित्व को एक्सिस्टेंस होने के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद एवं समाजवाद का एक मध्यम मार्ग कहा जा सकता है। पूंजीवाद में कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। मुक्त बाजार पाया जाता है, जिसके कारण व्यापार चक्र, प्रतियोगिता अपव्यय, आर्थिक अस्थिरता, वर्ग संघर्ष, शोषण जैसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। मतलब पूंजीवाद में भी समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, फिजूल खर्ची देखी जाती है। इसके अलावा आर्थिक अस्थिरता होती है और शोषण होता है गरीब लोगों का। दूसरी ओर समाजवाद में ठीक इसके विपरीत आर्थिक स्वतंत्रताओं की समाप्ति हो जाती है। नौकरशाही तंत्र का वर्चस्व आदि होता है। तो ये भी समाजवाद में भी कुछ दोष पाए जाते हैं। तो दोनों ही प्रणालियों के दोषपूर्ण होने के कारण युद्धोत्तर काल में, यानी कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में यह आवश्यक समझा गया कि अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए, हमेशा अर्थव्यवस्था विकास करे इसके लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रणाली क्रियान्वित की जाए जिसमें पूंजीवाद की स्वतंत्रता तो हो, किंतु वह स्वतंत्रता सरकार की नीतियों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित हो तथा साथ ही साथ सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी आधार दे सकें। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार अस्तित्व में आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर तथा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व होता है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझा उसका जो मीनिंग है, अब मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझा दिया है। बट इसका जो अगर हम कुछ शब्दों में इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। इन दोनों के ही गुण शामिल होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सारी की सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में हो, सरकार के अधीन हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ चीज़ें सरकार के अधीन होती हैं तो कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अधीन होती हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पाया जाता है। जिस अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पाया जाए उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब क्योंकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में ही कई दोष पाए जाते थे, कई अवगुण पाए जाते थे, जिस कारण से भारत ने स्वतंत्रता पश्चात मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने का उद्देश्य यही था ताकि आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके जनता को। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक विकास का मतलब है कि देश पैसे के मामले में सुदृढ़ हो, अमीर बने, तरक्की पे जाए। बट सामाजिक न्याय का मतलब है कि गरीबी भी कम की जाए। अब गरीबी मार्केट के द्वारा तो कम नहीं की जा सकती। गरीबी कम करना है तो सरकार को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। प्रोफेसर जे.डब्ल्यू. ग्रोव के शब्दों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अनेक पूर्व मान्यताओं में से एक यह है कि उत्पादन एवं उपभोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उससे कम स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण उतना कठोर नहीं होता जितना केंद्रीकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस परिभाषा का जो मतलब है वो ये है कि प्रोफेसर जो जे.डब्ल्यू. हैं वो कह रहे हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसी मान्यताएं होती हैं कि उसमें कुछ चीज़ें स्वतंत्र होती हैं, निजी क्षेत्र में होती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि इस परिभाषा में कहा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना तो पूरी तरह स्वतंत्रता होती है और ना ही पूरी तरह सरकार के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भारतीय योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। योजना आयोग की परिभाषा अगर हम समझें इसको, तो इसमें कहा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ पूरक घटकों के रूप में कार्य करते हैं। दोनों क्षेत्रों का कार्य क्षेत्र सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। सामाजिक हित में सरकार निजी क्षेत्र की प्रक्रियाओं में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है। मतलब सरकार के द्वारा नीतियों को निर्धारित किया जाता है, नियमों को निर्धारित किया जाता है, और सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी हस्तक्षेप करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सरकार की नीतियों द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए, आप शब्दों को ध्यान से पढ़िए या सुनिए, आपको यकीनन ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को सम्मिलित करके अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक मध्य मार्ग अपनाया जाता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को ही अपना लिया जाता है और एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है। आधी बातें पूंजीवाद से ली जाती हैं, आधी बातें समाजवाद से ली जाती हैं। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अपने निर्धारित कार्यों को सरकारी निर्देशन में करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में चाहे वो निजी क्षेत्र हो, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही काम करते हैं। आधुनिक समय में मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र यानी कि जॉइंट सेक्टर तथा सहकारी क्षेत्र का भी समावेश हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी एवं सरकार दोनों सह उद्यमियों के रूप में क्रियाओं का संचालन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के समय में हमें कई सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ सरकार का क्षेत्र होता है, मतलब कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें कुछ शेयर्स जो होते हैं वो सरकार के होते हैं और कुछ प्राइवेट लोगों के होते हैं, मतलब कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। कंपनी एक ही होती है, बट वो कंपनी सहकारी संस्था होती है, जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों का होता है या प्राइवेट पीपल्स का होता है। तो पहली विशेषता यही थी कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। मतलब दोनों ही चीज़ें
मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी की स्वीकृति यानी कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भारत में संसद एवं विधानसभाओं द्वारा की जाती है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियम वगैरह जो बनाए जाते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए, वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति पर किया जाता है। मतलब ये लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती है और एक अधिकार एवं तानाशाही प्रवृत्तियों के उदय की कोई संभावना नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की दूसरी विशेषता यही थी कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाई जाती है। अब इसकी तीसरी विशेषता है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकार आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन आर्थिक नियोजन के माध्यम से करती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार केंद्रीकृत नियोजन सत्ता के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। भारत का अगर हम उदाहरण लें तो भारत में योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं नियोजन का ही एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए जो आर्थिक नीतियां तैयार करती है, आर्थिक क्रियाएं करती हैं, उसे पहले आर्थिक नियोजन के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं, आर्थिक नियोजन के द्वारा वो तैयार की जाती हैं। अगली विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद की भांति आर्थिक स्वतंत्रताओं की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताएं तो होती हैं किंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती हैं। देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद की तरह ऐसा नहीं होता कि आर्थिक स्वतंत्रताएं बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक आर्थिक स्वतंत्रताएं भी होती हैं। हालांकि अगर हम पूंजीवाद से तुलना करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवाद की तुलना में मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, बट होती हैं। इसके साथ ही कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के संचालन को सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी कीमत के द्वारा नियंत्रित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र को उस सीमा तक कार्य करने दिया जाता है जब तक उसका सामाजिक कल्याण के उद्देश्य एवं आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी में मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कीमतों को, जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जैसे कि अब किसी चीज़ का रेट बहुत हाई होता है तो सरकार कोशिश करती है कि उसको कम कर दिया जाए। सरकार कोशिश करती है कि वो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब इसका एक उदाहरण हमें आज के टाइम पर ही मिलता है। अगर हम इंडिया में ही देखें, वैसे तो अब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर पूंजीवाद की ओर इंडिया का झुकाव हो चुका है, बट फिर भी अगर हम आज के टाइम पर इसका उदाहरण देखें तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा, महीनों पहले ही, कि पेट्रोल के जो रेट थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पेट्रोल के रेट जो थे वो बढ़ चुके थे। अब सरकार ने, कि स्पेशली जो केंद्र सरकार है, उसने जो टैक्स लगाया था उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। पेट्रोल पर जो टैक्स लगाती थी सरकार, अब उसको केंद्र सरकार ने काफ़ी कम कर दिया ताकि पेट्रोल या डीजल की जो कीमत है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में कीमत और संयंत्र के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक विशेषता है लाभ उद्देश्य, कंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का संचालन लाभ उद्देश्य की भावना से किया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं में साधनों का आवंटन
इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, किंतु लाभ उद्देश्य को इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया जाता है। व्यक्तिगत व्यवसायियों एवं व्यक्तियों को उस सीमा तक धन कमाने की स्वतंत्रता होती है जब तक उसका सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों या कंपनियों का जो उद्देश्य होता है वो एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जो व्यक्तिगत लोग होते हैं या जो कंपनियां होती हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं। बट इसके साथ ही यहाँ पर एक बाउंडेशन ये है कि वो लाभ तभी तक कमा सकती हैं जब तक वो जायज़ होता है। अब कोई कंपनी लोगों का अगर शोषण करने लगे लाभ कमाने के रूप में, तो उस पर सरकार के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है, कई प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो महंगाई पर कंट्रोल किया जाता है। अगर किसी चीज़ को, अगर 2 रुपये की चीज़ है, अगर आप उसको 20 रुपये में बेच रहे हो, आप लाभ कमाने के बजाय आप एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही लाभ प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लाभ एक सीमित लाभ ही आप कमा सकते हो। इसके अलावा एक विशेषता है आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि निजी संपत्ति, उत्तराधिकार का नियम तथा आर्थिक स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं, फिर भी समाज में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों द्वारा धनी व्यक्तियों की बढ़ती संपत्ति के आकार को नियमित करती है। देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कोशिश करती है कि आर्थिक समानता लाई जा सके। अब जो लोग ज़्यादा कमाते हैं तो सरकार उनसे टैक्स भी ज़्यादा लेती है। अगर कोई 5 लाख कमा रहा है, अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो सरकार उसे 10% टैक्स ले रही है। और अगर कोई व्यक्ति 50 लाख कमा रहा है तो सरकार उससे 20% टैक्स ले रही है। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। जो ज़्यादा कमा रहा है तो सरकार उससे, उसके पैसे से मतलब आर्थिक समानता लाने की कोशिश करती है ताकि वो बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए। हालांकि बहुत लोगों को ये गलत भी लगता है, बहुत लोगों को सही भी लगता है, ये डिबेट का विषय है। बट आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय लाने की कोशिश मिक्स्ड इकोनॉमी में की जाती है। इसके साथ ही सरकार कर आदि द्वारा धनी व्यक्तियों से आय अर्जित करके गरीब वर्ग के लिए आवश्यक सुविधाएं समाज में उत्पन्न करती हैं, यह भी मैंने बता दिया। इस क्रिया द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जहां एक और समाज में आय की असमानताओं को कम करती है, वहीं गरीब वर्ग को सुविधाएं देकर सामाजिक न्याय की भावना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब यही है कि जो बड़े अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है और उनका टैक्स का यूज़ करके सरकार गरीबों को सुविधाएं प्रदान करती है। लाइक जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, तो वो टैक्स के थ्रू ही तो चलते हैं। तो सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता दोनों देने की कोशिश करती है। तो अभी तक हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को समझ लिया, उसकी फीचर्स को यानी कि विशेषताओं को समझ लिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा निजीकरण को भी पढ़ना है, इसलिए इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब स्पेशली हम निजीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझेंगे। निजीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को कार्य करने की अनुमति दी गई। यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में निजीकरण किस तरह से हुआ, प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हुआ। निजी क्षेत्र को 1951 के उद्योग अधिनियम, साथ ही अन्य संबंधित कानूनों का पालन करना पड़ा। मतलब आज़ादी के बाद जब नियम बनाए गए निजी क्षेत्र के लिए, तो निजी क्षेत्र के लिए एक अधिनियम बनाया था, उद्योग अधिनियम, जिसका उसे पालन करना पड़ा। इस संदर्भ में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने घोषित किया कि निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के अनुरूप होना चाहिए और उद्योग अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत विनियमन और नियंत्रण के अधीन होंगे। तो 1956 के औद्योगिक नीति के तहत ये घोषणा की गई थी निजी क्षेत्र के लिए कि उसे जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। उनके अधीन रहते हुए ही वो अपना काम कर सकती है या कोई भी उद्योग को चलाया जा सकता है।
स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र ने विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्रों की स्थापना की। इस समय उपभोक्ता उत्पादों के मामले में अगर हम भारत को देखें तो वो आत्मनिर्भर है। 1956 के निर्णय के अनुसार मध्यवर्ती उत्पादों और मशीनरी बनाने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते थे। रासायनिक उद्योग जैसे पेंट, वार्निश और प्लास्टिक, साथ ही मशीन टूल्स, मशीनरी और प्लांट, लोह और अलोह धातु, रबर, कागज़ और अन्य सामग्री बनाने वाली कंपनियां इसके परिणाम स्वरूप ही उभरी थीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ा सा जो समझा है वो ये समझा है कि लगभग 1991 के बाद से निजी क्षेत्र के लिए कुछ नियम वगैरह बनाए गए और उन नियमों के अधीन रहते हुए ही भारत में निजीकरण का विकास हुआ। इसके बाद 1991 में हम जानते ही हैं कि भारत ने औपचारिक रूप से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के विचार को अपना लिया था, जिससे कि भारत में निजीकरण काफ़ी व्यापक रूप से फैला। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है निजीकरण, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे हल्का नॉर्मल ही पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि निजीकरण के क्या लाभ होते हैं। अगर हम निजीकरण के लाभों की बात करें तो पहला लाभ ये है कि निजीकरण से कार्य प्रदर्शन में वृद्धि होती है। मतलब कि जो कंपनी का जो कार्य होता है, अगर वो प्राइवेट कंपनी होती है तो वो अपना कार्य काफ़ी अच्छे से कर पाती है, उसके प्रदर्शन में, उसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। इसके पीछे का रीज़न आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सख्ती की बरती जाती है, कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कस्टमर्स को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इसके अलावा दूसरा है दक्षता में वृद्धि। प्राइवेट सेक्टर में जो दक्षता होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ट्रेनिंग जो होती है प्राइवेट कंपनीज़ की वो काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी अच्छा उत्पाद तैयार कर पाते हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में कमी। निजीकरण में हम ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार में कमी होती है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो नौकरशाही का प्रभुत्व होता है सार्वजनिक क्षेत्र में और भ्रष्टाचार काफ़ी सीमा तक बढ़ जाता है। बट निजीकरण में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि जो कंपनी के मालिक होते हैं वो काफ़ी अच्छे से निगरानी रखते हैं और कंपनी को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो सके। इसके साथ ही निजीकरण का एक लाभ ये होता है कि उत्तरदायित्व पाया जाता है निजीकरण में। निजीकरण में ग्राहकों के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है। निजीकरण में प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि जो कंपनीज़ होती हैं, जो व्यक्तिगत पीपल होते हैं, जो पर्सनल कोई व्यक्ति है, तो वो ग्राहकों के प्रति ज़्यादा ध्यान देता है, ग्राहकों की शिकायतों को तुरंत सुनता है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये लाभ थे निजीकरण के। तो अभी तक हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र कैसा है, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। आपने ये चीज़ें अपने स्कूल टाइम में भी ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, बट फिर भी अभी मैं आपको संगठित और असंगठित का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। संगठित क्षेत्र जो होता है वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है। इसमें नियमित रोजगार होता है और इसमें सभी के सभी जो सरकार के द्वारा कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो लागू होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब है, जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण है, सरकार का कोई भी रूल्स वगैरह या सरकार के अधिनियम वगैरह लागू हो रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो संगठित क्षेत्र का रोजगार है। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होता है, रजिस्टर नहीं होता है और इसमें नियमित रोजगार नहीं पाया जाता, रोजगार नहीं होता है। इसके अलावा इसमें सरकार के कानून और नियम का अनुपालन सही से नहीं किया जाता है। अभी आगे आप इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। कई बार एग्ज़ाम में संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र को लेकर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि भारत में असंगठित क्षेत्र कैसा है, इसका वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो अभी आपको बताई जा रही हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की बात आती है तो औपचारिक या संगठित क्षेत्र, देखिए संगठित क्षेत्र को औपचारिक भी कहा जाता है और अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। संगठित क्षेत्र के सभी व्यवसायों ने काम के घंटे और नियमित वेतन निर्धारित किया है और कार्यकर्ता की नौकरी की गारंटी होती है।
कर्मचारियों को सरकार, राज्य या निजी व्यवसायों द्वारा नियोजित किया जाता है। अब देखिए, जो संगठित क्षेत्र होता है, जो औपचारिक क्षेत्र है, उसमें काम के घंटे निर्धारित होते हैं कि व्यक्ति को इतने घंटे काम करना है। उसका वेतन निर्धारित है कि उसको इतनी फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी और उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा उसकी रोजगार जो नौकरी होती है उसकी गारंटी होती है कि उसकी नौकरी इतनी आसानी से छूटेगी नहीं। और स्पेशली जो ये नौकरियां होती हैं वो सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या कोई प्राइवेट जो बड़ी कंपनी है उसके द्वारा दी जाती हैं। यह एक पंजीकृत व्यवसाय है जिसे करों का भुगतान करना पड़ता है, और ऐसी नौकरियां जो भी लोग करते हैं वो टैक्स भी भरते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो बैंक वगैरह में नौकरियां हैं या अन्य जो निगम हैं उनके अंतर्गत कोई नौकरी कर रहा है तो वो संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। दूसरी ओर अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र वे हैं जिसमें कर्मचारियों या श्रमिकों के पास नियमित काम के घंटे या वेतन नहीं होते हैं और वे करों के अधीन भी नहीं होते हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो रेहड़ी पटरी वाले जो दैनिक रोटी कमाने के लिए, दिन अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोज़ काम करते हैं। अब देखिए, जो रेहड़ी वगैरह वाले होते हैं वो अपना काम रोज़ करते हैं। उनका काम का जो घंटे हैं वो डिसाइड नहीं है। कई दिन उन्हें 10 घंटे काम करना पड़ता है, कई दिन वो 12 घंटे काम करते हैं, कई दिन वो 8 घंटे ही काम करते हैं। मतलब अपना गुजारा चलाने के लिए वो रोज़ काम करते हैं और उनकी सैलरी भी फिक्स्ड नहीं है। ना केवल रेहड़ी वाले, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। लाइक जो हम दिवाली के आसपास जब हम लोग पेंट करवाते हैं तो जो वो पेंटर्स होते हैं उनका भी काम कुछ ऐसा है, वो सीजनल काम है, उनका कोई कंफर्म नहीं है, तो वो लोग भी अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। और ऐसे क्षेत्र में आने वाले लोग इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। देखिए, टैक्स देते हैं बट इनकम टैक्स नहीं देते हैं। अब टैक्स कैसे देते हैं? अब अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, अगर वो एक चप्पल भी खरीद रहा है तो उस चप्पल पर तो पहले से ही टैक्स लग गया है ना, तो इनडायरेक्टली वो वैसा वाला टैक्स दे रहा है। बट ये लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। असंगठित क्षेत्र भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है। 2000 से 2010 तक रोजगार के नए आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत 6.4 बिलियन नई रोजगार संभावनाओं में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा लगभग 76% था। मतलब 10 सालों की अगर हम आंकड़े की बात करें, 2000 से लेकर 2010 तक की बात करें, तो इस समय पंजीकृत जो थे 6.4 मिलियन नए रोजगार सामने आए थे, जिसमें कि 76% असंगठित क्षेत्र के रोजगार थे, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार थे। इसके अलावा आधिकारिक क्षेत्र में नियुक्त किए गए 24% नए लोगों में से 81% अनौपचारिक रूप से कार्यरत थे। असंगठित क्षेत्र को कम मूल्य वर्धित माना जाता है। इसमें अवकाश ना के बराबर होता है। अब अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें छुट्टियां थोड़ी ना मिलती हैं। अब मान लीजिए कोई दुकान वाला है जिसने किसी लड़के को रख रखा है काम के लिए, तो वो कोई छुट्टी थोड़ी ना देगा, संडे का हॉलीडे या ऐसा कोई हॉलीडे नहीं देगा। तो अवकाश ना के बराबर होता है। और अगर अवकाश होता भी है तो उसमें उनकी फ़ीस काट ली जाती है। तो अगर किसी की फ़ीस काट ली जाए या किसी का पैसा काट लिया जाए तो उसे अवकाश हम या हॉलीडे नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो वेतन होता है वो भी बहुत कम होता है। इसमें कानूनी और आर्थिक सुरक्षा का अभाव होता है। कानूनी सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा इसमें कमी देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप जो कर्मचारी श्रम नियमों के दायरे से बाहर हैं, वे एक कार्यकर्ता की सामाजिक सुरक्षा और कार्यकर्ता के अधिकारों की कमी के कारण अधिक असुरक्षित होते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी असुरक्षित होते हैं, क्योंकि अगर उनकी नौकरी छूट जाती है तो ऐसा नहीं कि उन्हें पेंशन दी जाएगी या उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा, तो इस तरह वो असुरक्षित होते हैं, विशेषकर महिलाएं। भारत में असंगठित क्षेत्र का शहरी रोजगार का 25% हिस्सा है। इसमें घरेलू कामगार, मजदूर, रेहड़ी पटरी बेचने वाले और कचरा बीनने वाले लोग शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरण कई सारे हैं। असंगठित क्षेत्र भारत के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है। इसके पीछे
मूल कारण यह हो सकता है कि अधिकांश भारतीय आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वे दैनिक आधार पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। नतीजतन वे उन नौकरियों में काम करना पसंद करते हैं जो उन्हें आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे खेती करना या बिना कर चुकाए, बिना टैक्स दिए सड़क पर सामान बेचना। सरकार तो फ्रेंड्स देखिए, असंगठित क्षेत्र में भारत की अधिकतर जनता इसलिए भी लगी है क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। गरीबी के कारण लोग दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे काम को करना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें आसानी से पैसा मिल जाए। और अगर हम संगठित क्षेत्र की नौकरियों की बात करें तो संगठित क्षेत्र की नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, उनके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्योंकि असंगठित क्षेत्र में रोज़गार आसानी से मिल जाता है, लोगों को पैसा तुरंत मिल जाता है, इसलिए वो इस काम को या इस क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त कर पाते हैं। संक्षेप में, भारतीय आर्थिक क्षेत्र संगठित और असंगठित क्षेत्रों से बना है। मुख्य अंतर यह है कि असंगठित क्षेत्र कर मुक्त है और यह भारत के अधिकांश लोगों को रोज़गार देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था वो था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र से मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से बनी है, ये हमें बताना था। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्र कैसा है, इसकी हमें बात करनी थी, जो कि हमने कर ली। तो इस टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 1 पूरी तरह ख़त्म होता है। इससे कोई सा भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर आ जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।